आज हम देखेंगे एनसीईआरटी का चैप्टर सेकंड फ्रॉम हिस्ट्री क्लास 8, जिसका नाम है फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी। ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि ये आपके PT1 में भी आने वाला है और एग्ज़ाम के हाफ ईयरली में तो आएगा ही आएगा। तो चलिए समझते हैं इस चैप्टर को, और फुल एक्सप्लेनेशन देखने के लिए एंड तक बने रहिए। इसको हम समझेंगे भी और ट्रिक्स के साथ याद भी करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत होती है औरंगजेब से। औरंगजेब एक बहुत ही पावरफुल रूलर था मुगल एम्पायर का, जिसकी डेट हो जाती है 707 में। एंड मैनी मुगल गवर्नर्स एंड बिग जमींदार बिगेन असर्टिंग देयर अथॉरिटी एंड एस्टेब्लिश रीजनल किंगडम्स। जैसे उनकी डेट होती है तो जो छोटे छोटे एम्पायर होते हैं, जो छोटे छोटे ज़मींदार होते हैं, वो अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित करने लग जाते हैं और वहीं अपने अपने एम्पायर बनाने की ओर आगे बढ़ते हैं। वहीं आप 18th सेंचुरी में जाओगे तो ब्रिटिश का इमरजेंस हो जाता है। ब्रिटिश इंडिया में आ जाते हैं, वहीं इनका रूल एक्सपांड होना शुरू हो जाता है। वहीं ये बहुत सारी टेरिटरीज़ को एक्सपैंड करते हैं, एक्वायर करते हैं और अपने एम्पायर को बहुत बड़ा कर लेते हैं। आपको पता है ब्रिटिशर्स इंडिया में 1947 तक रहे थे और 1757 से 1757 जो कि बैटल ऑफ प्लासी के नाम से जाना जाता है, वहाँ से उनकी फाउंडिंग स्टोन रखी गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैसे तो ब्रिटिशर्स आपको पता होगा 1600 के टाइम पे अंग्रेज जो आए थे वो मुग़ल एम्परर अकबर के समय आए थे, ठीक है, अकबर के समय। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं चैप्टर को। ये कुछ फ़ोटो दे रखी बहादुर शाह जफ़र की, जो कि एक इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी रहे हैं। 1857 का जब रिवोल्ट हुआ था, आप सभी को पता है, फर्स्ट इंडियन स्ट्रगल ऑफ फ्रीडम में ये रह गए बहादुर शाह जफ़र। ये लास्ट रूलर थे मुग़ल एम्परर के। उसके बाद से इन्हें हटा दिया गया था, डिथ्रोन कर दिया गया था अपनी गद्दी से, और इनको सरदार बनाया गया था। इनको बनाया गया था सरदार और 1857 मेन लीडर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, चैप्टर समझते हैं। ओके, तो ईस्ट इंडिया कंपनी, जैसे हमने बताया कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो 1600 में इंडिया आती है, और उनका जो चार्टर है वो किससे लेके आती है? क्वीन एलिजाबेथ वन से। तो ये इंपॉर्टेंट नाम है, क्वीन एलिजाबेथ से आते हैं। ये रह गया ब्रिटेन। यहाँ से ऐसे घूम के केप ऑफ गुड होप आया, केप ऑफ गुड होप करके ये सबसे पहले कलकत्ता में पहुँचते हैं और ब्रिटिशर्स ऐसे करके इंडिया में आते हैं। ट्रेड रूट आपको याद रखने की ज़रूरत है, वो वाया केप ऑफ गुड होप नियर अफ्रीका। अफ्रीका के सबसे जो सदर्न पार्ट है इसे हम बोलते हैं केप ऑफ गुड होप। यहाँ होते होते कलकत्ता और बॉम्बे और मद्रास, यहीं होके ब्रिटिशर्स आए थे इंडिया में, ठीक है। सबसे पहले ब्रिटिशर्स आते हैं ट्रेड पर्पज़ से। किसके लिए आते हैं? वो ट्रेड के लिए आते हैं, तो दूर से ट्रेड के लिए आते हैं। और चार्टर किससे लिया था? क्वीन एलिजाबेथ से। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स याद करेंगे। और ट्रेडिंग रूप के रूप में आए थे इन इंग्लैंड। एंड पहले मर्सेंटाइल थे, और ये जो भी सामान खरीदते थे, गुड्स खरीदते थे इंडिया में चीपर प्राइस में, उसे यूरोप ले जाकर हायर प्राइस में बेच देते थे। यही इसका इनिशियली काम था। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन ब्रिटिशर्स इसी के लिए रुके नहीं, वो धीरे धीरे मार्केट को एक्सपैंड करने लगे। बाय द टाइम फर्स्ट इंग्लिश सेल डाउन द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका वाया केप ऑफ गुड होप, हमने जैसा बताया था, ठीक है। वेस्टर्न कोस्ट पे इनका डिमांड बढ़ने लगा, सूरत में और गोवा में, जैसे पोर्चुगीज, बहुत सारे एक के बाद एक जो लोग थे, जो फॉरेनर थे, वो आते गए। मर्सेंटाइल वर्ड का मतलब क्या होता है? यहाँ पे आप देख सकते हैं, मर्सेंटाइल वो होता है जो बिज़नेस पर्पज़ के लिए आता है। उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट, किसी गुड्स को सस्ते में खरीदना और महंगे में बेच देना, यही होते हैं मर्सेंटाइल, ओके। तो ये जो इंडिया का ट्रेड रूट हमने बताया था वाया केप ऑफ गुड होप, यहाँ से यहाँ तक इंडिया तक आने के लिए, इसको जो खोदा था वो, उसका नाम था, व्यक्ति का नाम वास्को ड गामा। इन 1948 में इंडिया आए थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हमने पढ़ा, ईस्ट इंडिया कंपनी बिगेन ट्रेड इन बंगाल। सबसे पहले वो बंगाल में ट्रेड स्टार्ट करती है। एक सबसे पहले इंग्लिश फैक्ट्री खुली जाती है हुगली में 1651 में, ओके। और ऐसे ही करते करते कंपनी हो जाती है, और वहाँ पे धीरे धीरे करते करते, जैसे मुगल एम्परर जब कमज़ोर होते हैं, वो फरमान इशू कर देते हैं लास्ट टाइम पे कि हाँ चलो ठीक है, इनको ट्रेड करने की इजाज़त मिल जाए, ड्यूटी फ्री ट्रेड। फरमान का मतलब आपको याद रखना है रॉयल एडिक्ट और रॉयल ऑर्डर। फरमान मतलब जो आदेश आते हैं राजा से, उसे बोलते हैं फरमान, ठीक है। उस समय जो बंगाल के रूलर थे वो थे मुर्शिद कुली खान, ठीक है। मुर्शिद कुली खान ने इतना ध्यान नहीं दिया, उन्होंने फोर्ट्स बनाने की इजाज़त दे दी, और ब्रिटिशर्स का आप यहाँ देख पा रहे होंगे, ये फोर्ट्स वगैरह बनना स्टार्ट हुए और ट्रेड की इजाज़त मिल गई। लेकिन वो यहाँ तक सीमित नहीं थे। ट्रेड को कैसे, ट्रेड लड़ाई में बदल गया, बैटल्स में बदल गया, इसको समझते हैं। तो होता क्या है कि मुर्शिद कुली खान उस समय जो रूलर होता है, और उसके बाद अली वर्दी खान आते हैं, फिर बाद में सिराजुद्दौला नवाब ऑफ बंगाल बनते हैं। उस समय उन्हें पता चलता है कि जो ब्रिटिशर्स है वो इलीगल कंस्ट्रक्शंस कर रहे हैं
और यहाँ पर ट्रेड कर रहे हैं, फोर्टिफिकेशन कर रहे हैं बिना पूछे। और वो ब्राइब दे देते हैं, कंपनी के ऑफिशियल्स जो रहते हैं वो राजा के जो दीवान होते हैं, जो भी ऑफिशियल होते हैं, उनको ब्राइब दे देते हैं और वहाँ पे फोर्टिफिकेशन स्टार्ट कर। जैसे राजा जी को पता चलता है, उनका नाम है सिराजुद्दौला। क्या नाम है? सिराजुद्दौला। ये कहानी आपको ऐसी समझनी होगी, अगर आप टू द फैक्ट्स लाइन बाय लाइन याद करेंगे तो आपको याद करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आपको एक कहानी बना के याद करेंगे तो ही अच्छे से याद हो सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बस यही होता है और लड़ाई हो जाती है। इसी समय राजा जो होते हैं वो फोर्ट्स को डिस्ट्रॉय करने का आदेश दे देते हैं और फोर्ट डिस्ट्रॉय हो जाता है और कुछ लोगों को कैप्चर कर लिया जाता है राजा के द्वारा। तो होता यह है कि उस समय एक व्यक्ति है जिसका नाम है रॉबर्ट क्लाइव। यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं रॉबर्ट क्लाइव देखने को मिल जाएगा। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्ति थे रॉबर्ट क्लाइव। ये देखिए रॉबर्ट क्लाइव, एक इमेजेस आपको दिख रही होगी, ये रहेगा रॉबर्ट क्लाइव। ये एक व्यक्ति है, उस समय ये लीड करते हैं ब्रिटिश फोर्सेस को और बैटल, एक लड़ाई लड़ते हैं राजा के खिलाफ, उसे बोलते हैं बैटल ऑफ प्लासी इन 1757। और राजा की 30,000 आर्मी होने के बावजूद और ये 5,000 होने के बावजूद राजा की आर्मी को हरा देते क्योंकि इनके पास टेक्निकल एडवांसमेंट होता है। यही आपको इस में बताया गया है। ओके, और इसके बाद से जो ब्रिटिशर्स है वो इंडिया में अपना रूल जमाना स्टार्ट कर देते हैं। और यही हमने बताया कि उनसे फिर हार जाते हैं तो कुछ ना कुछ हर्जाना लेगी सरकार से या फिर राजा से, तो वो मीर कासिम को गद्दी पे बिठा देते हैं और जो नवाब से कहते हैं कि हर महीने 5 लाख रुपए आपको हमें देने होंगे, फाइनेंशियल असिस्टेंस, क्योंकि आपने वार किया है और आप हार गए हैं और हमारे खर्चे भी आपको उठाने पड़ेंगे। वो उस समय मान जाता है मीर कासिम, लेकिन मीर कासिम कुछ समय बाद इस जो डिमांड्स होती हैं उन्हें फुलफ़िल नहीं कर पाता है और वो जो ब्रिटिशर्स है वो उन्हें ओवरटर्न कर देते हैं और मीर कासिम को गद्दी पे बिठा देते हैं। लेकिन ऐसा करने से होता क्या है कि जो राजा है वो स्टेबल नहीं रहते हैं और जो ब्रिटिशर्स है वो अपनी मनमर्जी के लोगों को बिठाते रहते हैं। वहीं एक और बात है कि कंपनी के जो ऑफिशियल्स थे वो नवाब नहीं बोल पाते थे, उन्हें कहते थे नवाब्स। क्या बोलते थे? नवाब्स। ठीक है, ऐसे ही ईस्ट इंडिया कंपनी बिगेन हुई और ख़ुद को नवाब समझने लग गई। और आगे बढ़ते हैं। आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी एक अनदर वार होता है जिसमें क्या होता है कि क्लाइव जो होते हैं वो उनकी भी डेट हो जाती है, वो भी चले जाते हैं इंडिया से। और ऐसे करके यहाँ पर स्टार्ट होता है ब्रिटिशर्स का राज। और यहीं पे आप देखेंगे आगे एक और वॉर आएगा 1764 में, जिसे हम बोलेंगे बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर में ये होता है कि जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स होते हैं वो मीर जाफ़र को हटाकर मीर कासिम को गद्दी पे बिठा देते हैं और ख़ुद राजा बन जाते हैं। कंपनी रूल एक्सपांड करते रहते हैं, हमने बताया जैसे 1757 से स्टार्ट किया, 1857 तक चलता रहा। 1857 में रिवोल्ट भी हुआ था, फर्स्ट बैटल ऑफ फ्रीडम। और वहीं 1857 की क्रांति जिसे हम जानते हैं 1857। और वहीं पे बैटल ऑफ बक्सर के बाद ऐसे करते करते इंटरेस्ट उनका बढ़ता जाता है और वो पॉलिटिकल अफेयर्स में, इंटरनल अफेयर में इंडियन स्टेट्स पे इंटरफेयर करने लग जाते हैं। एक सिस्टम लेके आते हैं सब्सिडरी अलायंस सिस्टम। ओके, इसके बारे में हम पढ़ेंगे आगे जाकर। ठीक है, सब्सिडरी अलायंस सिस्टम एक सिस्टम था। सब्सिडरी अलायंस सिस्टम आप समझ सकते हैं, जैसा लॉर्ड वेलेस्ली से लेके आए थे। इसका नाम था सब्सिडरी अलायंस सिस्टम, जिसे हम एसएस कहते हैं। इसका मतलब ये था कि अगर एक टीम बनाई जाएगी, मान लीजिए टीम ए, टीम बी एंड टीम सी। और ये जो टीम एक ब्रिटिशर्स यहाँ पर हैं, इन्होंने कहा कि आप भी हमसे एक संधि कीजिए, आप भी हमसे एक संधि कीजिए। अगर आप पे हमला होता है, ए पे होता है, तो बी और सी को हमारे साथ आना होगा, हम ए की हेल्प करेंगे। वहीं बी पे हमला होता है तो ए और सी को साथ में आना पड़ेगा, हम उनकी हेल्प करेंगे। और जो नहीं आएगा वो हमें उसको एक हेवी अमाउंट पे करना पड़ेगा। तो वही एक टीम बना लेते हैं और एक दूसरे को सपोर्ट करना है। लेकिन इसमें होता क्या था कि खर्चा ब्रिटिशर्स को हर महीने देना है, सालाना खर्चा देना है। तो काम कुछ भी नहीं है, लेकिन ब्रिटिशर्स इसको अच्छे से इस्तेमाल कर रहे थे। एक और इम्पोर्टेंट नाम आता है हिस्ट्री के चैप्टर में, टीपू सुल्तान, जिसे हम टाइगर ऑफ मैसूर कहा जाता है। ये हैदर अली, इनके पिताजी का नाम था हैदर अली। क्या नाम था? हैदर अली। चलिए, इनके साथ भी ब्रिटिशर्स के अच्छे रिलेशन नहीं थे, काफ़ी फाइट्स होती है। चलिए समझते हैं। कंपनी रिस्टोर्ड मिलिट्री कॉन्फरेंशन, पॉलिटिकल इकोनॉमिक इंटरेस्ट इन सदर्न स्टेट ऑफ मैसूर, है ना। उस समय हैदर अली इनके पिताजी रूल कर रहे थे, पावरफुल रूलर थे। 1761 से 82 के बीच इनके फेमस सन का नाम था टीपू सुल्तान।
ठीक है। और ये प्रॉफिटेबल ट्रेड करना चाह रहे थे, मालाबार कोस्ट में कंपनी के साथ ट्रेड था, लेकिन कहीं ना कहीं इनकी जो मंशा थी ब्रिटिशर्स की वो सही नहीं थी, और इनका फ्रेंच के साथ अच्छा रिश्ता था। टीपू सुल्तान एक अच्छे रूलर थे और अच्छे डिप्लोमेट थे, इसीलिए इनकी जलती थी। क्योंकि जो फ्रांस के लोग हैं और जो ब्रिटिशर है, फ्रेंच और ब्रिटिशर है, दोनों के बीच बनती नहीं थी, और ये टीपू सुल्तान के दोस्त थे, तो इनकी इनसे जलती थी कि यार हमें इनको हटाना है। वहीं इसी वजह से बहुत सारे कारण के मतभेद के कारण बहुत सारे रिवोल्ट्स होते हैं, वॉर होते हैं। तो यहाँ पर 4 इम्पोर्टेंट वॉर है, जैसा कि देखेंगे एंग्लो 4 वॉर्स। फर्स्ट फोर्ट मैसूर में, ये डेट्स आप याद कर सकते हैं 1769, 1884, 1992। ओके, टीपू सुल्तान को आखिरी वॉर में वो हार जाते हैं, और एक ट्रीटी होती है श्रीरंगपट्टनम की, जिससे मैसूर ब्रिटिशर्स के अंडर में आ जाता है, और सब्सिडाइज अलायंस यहाँ पे इम्पोज कर दिया जाता है। ओके, तो चैप्टर हमने जैसा पढ़ा यहाँ तक। अब अगला जो चैप्टर का जो सॉल्यूशन है वो आपको नेक्स्ट पार्ट में देखने को मिलेगा, तो सब्सक्राइब करिए और आगे बढ़िए।